अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन आई एम हमज़ा। और अब हम बात करेंगे रिकरिंग थीम्स की, कि कौन कौन सी थीम्स हैं जो कि अगर पास पेपर का एनालिसिस लगाया जाए तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको आती हुई देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थीम आ जाती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज जो कि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके ऊपर विच कैन नॉट बी रिफ्यूटेड टू बी ऑनेस्ट। ये एक आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फिनोमिनन है। हर कोई इसको मानता है। नौयत, हाँ, उसमें फ़र्क हो सकता है नौयत में, लेकिन बहरहाल हर कोई तकरीबन ये एक्सेप्ट ज़रूर करता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। और आने वाले वक्तों में इसके जो रेपरकशंस हैं हो सकता है कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हों। सो इसीलिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपके हर पेपर के अंदर 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, इन 500 सालों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसकी किसी न किसी डायमेंशन के ऊपर सवाल ज़रूर आया। डायमेंशन क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कि क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, क्लाइमेट चेंज की जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, फिनोमिनन क्या है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ कि किस पर्सपेक्टिव के का एक सवाल है, तो दिस इज़ मोर ऑफ अ साइंटिफिक क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। बट देन अगेन, नॉट समथिंग विच इज़ अ वेरी नॉट समथिंग विच विल बी वेरी टेक्निकल फॉर यू। बहुत बेसिक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप आराम से अबूर हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ नंबर वन। ठीक है, इसी के साथ आ जाते हैं आपके जो रीजंस हैं। वही जो मैं बात कर रहा था कि एक तो सोर्सेज हो गई ना, कि सोर्स ये है क्लाइमेट चेंज आजकल की दुनिया में हो किस तरह से रहा है। ठीक है, हो, और उसके जो इन्हांसिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, और इसमें आप कह लें इंसानों का क्या हाथ है। आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को कैटलाइज करने में, या क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है उसको बढ़ाने में हो। ठीक है, सो इसके पर्सपेक्टिव से भी सवालात आया करते हैं। इसके अंदर वही बात, स्पेशल एम्फोसिस होता है आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ का। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। फिर आ जाते हैं आपके, ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर लिया है, क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को डिस्कस कर लिया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का उसमें क्या किरदार है उसको डिस्कस कर लिया सवालात ने। इसके अलावा और क्या डिस्कस कर लिया जाता है, एट टाइम्स आपके सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उनके बारे में भी डिस्कशन होती है। एंड देन ऑफ कोर्स रेमेडीज़ के बारे में भी होती है। सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कि क्लाइमेट चेंज का सोशल इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन वुमेन इन पाकिस्तान में भी ये सवाल आ सकता है। पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इनके ऊपर सवाल आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज के नज़रिए से देखा जाए तो आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या रही हैं, कौन सी जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं वो क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं, इन पर सवाल आए हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेमेडीज़। क्या रेमेडीज़ हैं, आपने कॉजेज़ देख लिए, सोर्सेज हो गया, इन्हांसिंग फैक्टर्स हो गए, कैटलिस्ट हो गए, बताइए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं क्लाइमेट चेंज की। तो रेमेडीज़ के ऊपर भी डिस्कशन की जाती है क्लाइमेट चेंज के अंदर। सो हमारा जो कोर्स का भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि हमारे कोर्स के अंदर आई विल ट्राई, रादर आई मेक श्योर कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर करूँ। और इसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं आपको करवा सका, जो कि मुझे लगा कि आ सकता है आने वाले पेपर्स में, तो वो भी मैं आपको साथ साथ लाजमन करवाऊँगा। सेकंड कम्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आप लोग ज़रा इस फिगर पे अगर गौर कीजिए, इस फिगर के अंदर आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये धुआं नज़र आ रहा है, ये गाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आपको एक हैज़र्डस साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये आपको नज़र आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी पोल्यूशन का बायस भी बनती हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा कैटेगराइज किया जाए पेपर के लिहाज से, तो पेपर में सबसे पहले बात की जाती है सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट के अंदर आपका म्यूनिसिपल वेस्ट भी आता है, और फिर आपका हैज़र्डस वेस्ट भी आता है। इनके ऊपर भी क्या सवाल आते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं मिस मैनेजमेंट के। ठीक है, और फिर रेमेडीज़ की अगर बात की जाए तो इनको मैनेज किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो ये इस नौयत के सवाल आपके यहाँ
वेस्ट से रिलेटेड आया करते हैं। इन द सेम मैनर एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो चूँकि पाकिस्तान अब 2016 से पाकिस्तान के अंदर स्मॉग का क़याम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारे स्मॉग हिट मंथ्स होते हैं, ठीक है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त स्मॉग ने जो है बहुत बुरा हाल किया होता है इन कुछ महीनों के अंदर, और इसके बहुत ज़्यादा रिप्रिकॉशंस हैं, इसके हेल्थ रिप्रिकॉशंस हैं, इसके इन्वायरमेंटल रिप्रिकॉशंस तो हैं ही, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है। सो स्मॉग के क्या सोर्सेज, क्या कॉजेज़, क्या रेमेडीज़ हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरह एसिड रेन जो कि एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, अगर कंपेयर किया जाए उसको भी थोड़ा बहुत पेपर में एक इंस्टेंस के ऊपर सवाल एसिड रेन के ऊपर भी आया हुआ है। इन द सेम मैनर इंडस्ट्रियल एमिशंस की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एमिशंस में वही आपके जो नॉक्स और सॉक्स एमिशंस हैं, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, इनकी एमिशंस और इनको रोकने की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सवाल आता है। सो दिस इज़ अ वेरी आप कह सकते हैं क्लीशेड किस्म का क्वेश्चन होगा जो ये आता है, तो इसके ऊपर भी हम नज़र षानी ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस होगा एटमॉस्फेयर के लिहाज से स्मॉग के ऊपर। फिर हम बात करते हैं वाटर की। अगर बात की जाए तो वाटर के लिहाज से यूट्रिफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स, इनके ऊपर ज़्यादातर बात की गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जो एक्सटेंशन निकलती है दैट इज़ दी आप कह लें उसका भी लिंक वैसे एल्गल ब्लूम्स और यूट्रिफिकेशन के साथ निकलता है एक तरह से, और दूसरा निकलता है आपका वाटर लॉगिंग। एंड मेरी राइटिंग से आप लोग को मैं वाकिफ़ कराना चाह रहा हूँ साथ साथ कि मेरी राइटिंग जो है दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, सो प्लीज़ बेयर विद मी। वाटर लॉगिंग और चलिए खैर मैं बोल देता हूँ, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, ठीक है। सो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के ऊपर जो है आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस का चूँकि बराह रास्त एक उसका ताल्लुक बनता है, तो इसलिए हम इनको भी डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। देखिए इस फिगर से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए दैट देखिए जब एक इशू एग्जिस्ट करता है तो इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, कुछ मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जिनके तहत आप उस इशू को एड्रेस करते हैं, ठीक है। और हर तरह के इशू के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट और कोई ना कोई रेमेडियल प्रोग्राम लाजमन होता है, ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आपने बाय लॉ इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लान को मॉडिफाई करना होता है, और वो किस तरह से करते हैं, वो आप करते हैं थ्रू EIAs एंड SEAs, ठीक है। EIA क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, SEA स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, ठीक है। सो उसके अंदर फ़र्क क्या है, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इनके ऊपर सवालात आते हैं। 2019 में लेटेस्ट आया तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसके अलावा जो अक्सर देखा है, अगर आप पेपर देखेंगे 5 साल के, तो उसके अंदर ISO स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और OSHA, ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स, इनके ऊपर सवालात होते हैं। इन सवालात की जो बेस है वो फ़र्क हो सकती है, लेकिन जो इनके टेंजेंट निकलता है, द टेंजेंट इज सेम। अभी आपको शायद ये मेरी बात समझ रहा है, लेकिन बाद में जब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको पढ़ेंगे तो फिर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिर एक बड़ा टर्सरी सा पार्ट बनता है, लेकिन टर्सरी सा बहरहाल है, इसलिए आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, दैट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ठीक है जी। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है, वो कोर एनवायरमेंटल साइंस का एक मसला है कि एनवायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट जो है वो एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ रादर एन अमालगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी है, जिसका एक पार्ट इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म है। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। इन सेम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू। सो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के ऊपर 5 नंबर का एट टाइम्स नोट वगैरह आ सकते हैं, तो इसको भी हम रिव्यू ज़रूर करेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ज़ाहिर है, और ये आपके वो पॉलिटिकल साइड वाली आ जाते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए थे। तो ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर आपका UNFCCC के ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, इनके ऊपर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म,
ये तो आपकी होगी ना, ये क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हैं। ये वियना प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू ओजोन डिप्लीशन, ठीक है जी। तो उसके लिहाज से आ जाते हैं। एंड देन कुछ और टर्शरी किस्म के, टर्शरी वैसे तो नहीं है बज़ाहिर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्शरी इशूज़ जिसके अंदर डिजर्टिफिकेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके ऊपर जो कुछ कन्वेंशंस या आप कह सकते हैं ट्रीटीज़ हैं, उनमें से एक रेड प्लस है जो कि रिकरिंग है, और इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है। सो हमारा फोकस होगा कि हम रेड प्लस को कवर कर लें, बाकी जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट मैं उनको कवर नहीं कराऊंगा एज सच, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वंस अगेन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है। आज कल हम लोग एक फोर्थ वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म के अंदर है, एंड दैट फोर्थ वेव इज सस्टेनेबल development. In this sense, although sustainable development is not a new term, it is an old term now, environmental history के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद sustainable development यानी आजकल के जो हमारे मसले मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने किस तरह से अपनी डेवलपमेंट को जारी व सारी रखना है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। दैट इज़ ऑल जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्बिट के अंदर आता है। इसके अंदर जो चीज़ा इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपको भी बता दूं कि सवाल आए हैं, SDGs, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, इनके ऊपर। एंड देन ऑफ कोर्स इन सारों की अगर देखा जाए तो रेमेडीज़ क्या है, ठीक है। अगर आप इसको भी देखें इस फिगर को, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ के अंदर क्या आ जाएगा कि हाउ सोशली एंड इकोनॉमिकली वी कैन इंश्योर दैट कि हमारे जो सोशल एक्शन और इकोनॉमिक एक्शन दैट दे डू नॉट हर्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज़ द एनवायरनमेंट। सो इनका जो कॉन्फ्लुएंस है कि इन तीनों को तरीके से लेके जाना, दैट ऑल कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्टली बात करूंगा मैं आपके सामने, रिसोर्सेज आपने कौन से इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली रिसोर्स वो क्या है, दैट इज़ यूट्यूब। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा, और आपने इसके ऊपर बहुत से ज़्यादा इन्हिसार करना है। इन्वायरमेंटल साइंस की एज सच CSS के लिहाज से मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग अगर वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल एज एन इंस्ट्रक्टर मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ज़्यादा इंटरनेट का सहारा लीजिए, क्योंकि देखिए वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, एक डिजिटल रेवोल्यूशन का क़याम है कोविड के बाद तो खसूसन। तो बेहतर है कि आप अपने आप को अडाप्ट करें, आप अडाप्ट करें इस बदलती हुई सिचुएशन से। और यूट्यूब के ऊपर जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है वो शायद आपको गूगल से सर्च आउट करने में या ख़ास तौर पे एक बुक से सर्च आउट करने में, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो आपको यूट्यूब से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान लगेगा। उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ चैनल्स लिखे हैं, आप टेडेक्स में आप देख सकते हैं। टेडेक्स में कुछ खसूसन स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। इसी तरह जिंगटोरो, आवर चेंजिंग प्लानट, UNEP, फिर क्रैश कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैश कोर्स के अंदर की पूरी जो सीरीज़ है उसके अंदर आपको वेरियस इश्यूज़ हैं उनके ऊपर टॉपिक टू टॉपिक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाती है, दैट इज़ योर रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स एंड पब्लिकेशंस। ये पब्लिकेशंस का सहारा हम लोगों ने क्यों लेना है, बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस एट द एंड ऑफ द डे इसका स्कोर करने का तरीक़ेकार ये है कि जितनी ज़्यादा आप टैंजिबल डेटा जो है आप जितना ज़्यादा डाल सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा भी होगा, ठीक है। सो टैंजिबल डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, टैंजिबल डेटा होता क्या है, टैंजिबल डेटा इज़ दी स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, प्रॉपर डेटा जिसको यूज़ करते हुए आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, दैट इज़ टैंजिबल डेटा, राइट। सो टैंजिबल डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का मिलेगा जो कि रिसर्च कर रही हैं। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर यूनाइटेड नेशंस, स्पेसिफिकली UNEP, GIZ, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि खसूसन यूनाइटेड नेशन का इदारा है जो कि काम ही जिसका क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मेजर करना है, उनको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना है। इसके अलावा कुछ आपकी लोकल और इंटरनेशनल NGOs आ जाती हैं जिसके अंदर आपका GIZ है, WWF है। WWF पाकिस्तान की बहुत सी पब्लिकेशंस हैं जो कि आपको पाकिस्तान स्पेसिफिक
हेल्प आउट कर सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल की पब्लिकेशंस आप देख सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स MOCC की, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की, अगर कोई पब्लिकेशन आपको मिल जाए इंटरनेट के ऊपर, तो या उनकी कोलैबोरेशन में आपको कोई भी पब्लिकेशन मिलती है, किसी यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर मिलता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, दैट विल आल्सो बी यूजफुल फॉर यू. सो वी हैव टू रिलाई ऑन tangible data quite a lot, because at the end of the day, environmental science paper is all about your analytical research या applied research जिसे कहते हैं, कि आपके पास डेटा मौजूद हो, उसको आप अप्लाई किस तरह से करते हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. ठीक है. सो अप्लाइड रिसर्च आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो जो है इस चीज़ का तयन करेगी कि आप एट द एंड ऑफ द डे स्कोर कितना अच्छा करते हैं. ठीक है जी. इसी के साथ जो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट, वो इख्तिताम पजीर होता है. और आगे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इन्वायरमेंट को डिस्कस करूँगा और आपकी फाउंडेशन सेट करूँगा कि जिसके ऊपर फिर मैं बिल्ड अपॉन करूँगा कोर्स के लिहाज से. ठीक है. सो आई होप आप सारों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी. आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि कोर्स आपसे क्या डिमांड करता है और हमारी तैयारी का रुख किस तरफ होगा और किस जानिब होगा. इसके साथ ही मैं आप सबकी समातों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अगली वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ी सी ब्रेक के बाद अगली वीडियो देखें, इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें, समझिए और फिर अगली वीडियो की तरफ जाएं. बहुत शुक्रिया.